नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। इस एपिसोड में हर बार की तरह हम 3 अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करेंगे। आज सबसे पहले बताएंगे कि रूस यूक्रेन जंग कैसे चीन को बेलगाम कर सकती है और इस जंग से भारत को क्या नुकसान होने वाला है। इसके बाद बताएंगे कि मध्य पूर्व के देश यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग के पीछे क्या राजनीति है और सऊदी अरब अमेरिका को इसमें अपना फायदा क्यों दिख रहा है। और आखिर में एक ऐसे देश की कहानी बताएंगे जिसके प्राकृतिक संसाधनों से दुनिया के विकसित देशों में तकनीकी क्रांति हो रही है, लेकिन वो देश खुद गरीबी और तंगहाली से परेशान है। लेकिन सबसे पहले बात रूस यूक्रेन झगड़े की। हालिया कुछ महीनों में पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ी तल्खी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। रूस यूक्रेन सीमा पर रूसी सेनाओं का जमावड़ा हर दिन युद्ध की आशंकाओं को मजबूत कर रहा है, लेकिन दुनिया के देश रूस से यूक्रेन पर हमला न करने की अपील कर रहे हैं। रूस जहां अपने कदम पीछे खींचने को राजी नहीं है, वहीं अमेरिका समेत दुनिया की दूसरी शक्तियां रूस को सबक सिखाने की चेतावनी दे रही हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर ऐसे आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है जो पहले कभी नहीं देखी गई। यहां तक कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान अमेरिका ने किया है, लेकिन पुतिन के अड़ियल रवैये से ऐसा लग रहा है कि इन सारी धमकियों का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर जहां 1 लाख से ज्यादा हथियारबंद सैनिक तैनात कर रखे हैं, वहीं अब नाटो ने भी पूर्वी यूरोप में युद्धक पोत और लड़ाकू विमान भेजकर हलचल पैदा कर दी है। नाटो की इस कवायद से ऐसा लग रहा है कि रूस यूक्रेन के बीच जंग अब छिड़ने ही वाली है। रूस यूक्रेन सीमा पर पल पल बदल रहे घटनाक्रम पूरी दुनिया को चिंता में डाल रहे हैं। इसी कार्यक्रम के एक एपिसोड में हमने आपको इस झगड़े की पूरी पृष्ठभूमि बताई थी। बताया था कि कैसे 2014 में यूक्रेन के हिस्से वाले क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूस के कब्जे के बाद से दोनों मुल्कों के रिश्ते तल्खी से भरे रहे हैं। एक और एपिसोड में हमने इस मसले से नाटो के कनेक्शन के बारे में आपको बताया था। अगर आपने उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम उससे आगे की बात करेंगे, समझेंगे कि आर्थिक प्रतिबंध आखिर क्या होते हैं और रूस पर किस तरह के प्रतिबंध लग सकते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या रूस यूक्रेन की ये लड़ाई भारत को प्रभावित करेगी। यूक्रेन यूरोप के पूर्व में स्थित एक देश है। यह उत्तर पूर्व और पूर्व में रूस से सीमा साझा करता है। इसके उत्तर में बेलारूस और पश्चिम में पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी है। दक्षिण में रोमानिया और मोल्डोवा है। मैप पर गौर करेंगे तो यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूस से लगता है। इतना ही नहीं, रूस का दोस्त बेलारूस की सीमा भी यूक्रेन के साथ लगती है। ऐसे में यूक्रेन को कई तरफ से घेरने की तैयारी है। रूस यूक्रेन सीमा से कदम पीछे खींचने के लिए रूस ने जो शर्तें रखी, उनमें सबसे अहम है कि यूक्रेन को 30 सदस्य देशों वाले नाटो की मेंबरशिप न दी जाए। रूस अपनी सुरक्षा चिंता को इसकी वजह बताता रहा है। रूस यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को अपनी सीमाओं पर संभावित खतरे और अपने प्रभाव क्षेत्र के केंद्र में अतिक्रमण के तौर पर देख रहा है। उसे लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो यह सुरक्षा संगठन उस पर शिकंजा कसने की कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने की गारंटी चाहता है। आज की तारीख में पूर्व सोवियत संघ के कभी सदस्य रहे या उसके प्रभाव में रहे कई पूर्वी और मध्य यूरोपीय देश नाटो का हिस्सा बन गए हैं। उनमें से 4 देशों पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की सीमाएं रूस से लगती हैं। वहीं सिर्फ यूक्रेन और बेलारूस अकेले मिलकर इन देशों की तुलना में लंबी सीमा रूस से साझा करते हैं। अगर ये देश नाटो के मेंबर बन जाते हैं तब यह सीमा यूक्रेन और बेलारूस की नहीं बल्कि नाटो की कहलाएगी और रूस ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचना चाहता है। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस की सुरक्षा चिंता को समझते हुए रूस की शर्तों पर विचार करने को राजी थे। अमेरिका के ही मुताबिक ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर न बनाया जाए और जरूरत पड़ने पर उसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हालांकि इस पर बात बनती हुई दिख भी रही थी, लेकिन अब अमेरिका ने अचानक अपनी बातों से पलटते हुए ये ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने की रूस की मांग को खारिज करता है। ऐसे में रूस यूक्रेन सीमा पर तनाव बढ़ना था और वह बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन का मामला अमेरिका और रूस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है।
एक तरफ जहां रूस को लगता है कि कदम पीछे खींचना उसकी सैन्य ताकत पर सवालिया निशान खड़े करेगा, वहीं अमेरिका को रूस की शर्तों को मानना घुटने टेकना जैसा लग रहा है। दूसरी ओर पूर्वी यूरोप के इस अहाते में अमेरिका भू राजनीतिक लिहाज से अपनी बढ़त भी बनाना चाहता है। शुद्ध रूप से यूरोपीय देश के रूप में यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ऐसे में रूस के दुश्मन यूक्रेन का साथ देना अमेरिका के लिए राजनीतिक मजबूरी भी है। जाहिर है अमेरिका किसी भी कीमत पर रूस से 19 नहीं दिखना चाहेगा। यही कारण है कि रूस यूक्रेन का झगड़ा अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, मान लिया कि जंग हो भी जाती है तो इससे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो यह होगा कि पूरी दुनिया दो खेमों में बंट जाएगी। रूस और अमेरिका की अगुवाई में खेमे बनेंगे जिनमें दुनिया के देश जुड़ते चले जाएंगे। फिर यह जंग सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह तीसरे विश्व युद्ध की बुनियाद तक डाल सकती है। मतलब पूरी दुनिया में नई भू राजनीतिक उथल पुथल की शुरुआत हो जाएगी। चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं और अभी चीन और रूस के बीच अच्छी दोस्ती है। मतलब ये कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। 1962 में जब क्यूबा संकट पैदा हुआ था तब रूस का साथ चीन ने ही दिया था। मुमकिन है कि अगर अभी युद्ध होता है और रूस पर प्रतिबंध लगते हैं तब रूस को चीन की मदद की जरूरत होगी और चीन रूस की मदद करेगा भी। अगर ऐसा हुआ तो भारत की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जब रूस को चीन की जरूरत पड़ेगी तब रूस भारत की भी परवाह नहीं करेगा और ऐसे में भारत चीन सीमा पर भारत की चुनौती और बढ़ जाएगी। उधर राष्ट्रपति जो बाइडेन का यूक्रेन को लेकर फोकस बढ़ने से अमेरिका का ध्यान चीन से हटेगा। इससे चीन की अपने विस्तारवादी मंसूबों को विस्तार देने की भूख और बढ़ जाएगी। पिछले कुछ दिनों में चीन की वायुसेना के विमानों ने 2 दर्जन बार ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन किया है। अगर अमेरिका युद्ध में फंसता है तो खास तौर से हिंद प्रशांत इलाके पर नजर रखना अमेरिका की प्राथमिकता नहीं रह जाएगी और इससे चीन के मंसूबे बेलगाम हो सकते हैं। जाहिर है रूस यूक्रेन जंग कई पहलुओं पर गंभीर असर डालेगी और यह किसी भी देश के लिए हितकारी नहीं होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि रूस पर किस तरह का प्रतिबंध लग सकता है। पहले मोटे तौर पर जानिए कि आर्थिक प्रतिबंध आखिर होते क्या है। मान लीजिए कि आप किसी शोरूम में कपड़े खरीदने जाएं। मनपसंद कपड़ों का आप चुनाव भी कर चुके हों, लेकिन जब बिल देने की बारी आए तब आपको पता चले कि आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा या उसे बंद कर दिया गया है। ऐसे में आप वो कपड़ा नहीं खरीद सकेंगे। यही कहलाता है आर्थिक प्रतिबंध। किसी देश के व्यापार पर बंदिश, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय शुल्कों में बढ़ोतरी, बैंकों के जरिए होने वाले वित्तीय लेन देन पर रोक, कंपनी और व्यक्तिगत खातों को सील किया जाना आर्थिक प्रतिबंध होता है। इस तरह से किसी देश की वित्तीय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। अमेरिका ने क्यूबा, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देशों पर समय समय पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। हालिया मामले में भी अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे जिनके बारे में कभी देखा सुना न गया हो। ऐसे में बहस इस बात पर हो रही है कि ये प्रतिबंध क्या हो सकते हैं। दरअसल रूस के लिए सबसे बड़ा आर्थिक झटका ये हो सकता है कि रूस के बैंकिंग सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। जर्मनी ने जहां इस पर अपनी हिचकिचाहट दिखाई है, वहीं लातविया ने इससे रूस को कड़ा संदेश मिलने की बात कही है। रूस के साथ एक और सख्ती ये भी की जा सकती है कि जर्मनी में रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को चालू होने से रोक दिया जाए। जर्मनी ने यूक्रेन पर हमला करने की सूरत में रूस को ऐसी ही धमकी दी है। इसके अलावा रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड या रूबल को विदेशी मुद्रा में बदलने वाले बैंकों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा हुआ तब रूस की इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। हालांकि ऐसा करना मुश्किल हो सकता है। मान लीजिए कि यूरोपीय संघ कोई प्रतिबंध लगाना चाहता है, तब ऐसे हालात में संघ के सदस्य देशों का इस पर सहमत होना जरूरी है। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस के साथ इन देशों के अलग अलग रिश्ते हैं और उसे लेकर उनका अपना नजरिया है। ऐसे में किसी साझा कार्रवाई में सहमति के बिंदुओं पर पहुंचने में मुश्किल आ सकती है। यानी कि रूस पर कोई बड़ा प्रतिबंध लगाना बहुत आसान बात नहीं है। ये तो हो गई आर्थिक प्रतिबंध की बात। अब सवाल है कि क्या भारत पर इस मसले का कोई असर पड़ने वाला है। इससे पहले के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि रक्षा सौदों के लिहाज से यूक्रेन भारत का अहम साझेदार है। भारत यूक्रेन से एयरक्राफ्ट सहित तमाम रक्षा उपकरणों की खरीदारी करता है। ऐसे में यूक्रेन पर रूसी हमले से भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी।
लेकिन अब जो समीकरण बन रहे हैं उनमें भारत के लिए मुश्किलें इतनी भरी नहीं हैं। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है और अमेरिका समेत ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की दखल बढ़ती है, तब भारत के सामने बड़ी कूटनीतिक मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। भारत सावधानी पूर्वक अमेरिका और रूस के साथ सूझबूझ से अपने रिश्तों को मजबूत बनाए हुए है, लेकिन जब यूक्रेन में जंग छिड़ेगी तब भारत के लिए समस्या ये होगी कि वो सुपर पावर अमेरिका का साथ दे या फिर सबसे पुराने दोस्त रूस का। भारत की मुश्किल यह है कि वह अहम सैन्य उपकरणों को लेकर रूस पर निर्भर है, दूसरे कई क्षेत्रों में अमेरिका यूरोप पर उसकी निर्भरता है। मिसाल के तौर पर S-400 डिफेंस सिस्टम डील को ही ले लीजिए। भारत ने ये सौदा रूस से किया, मगर अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया। इसकी वजह है कि भारत कहीं ना कहीं अमेरिका को मनाने में कामयाब रहा। लेकिन अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है और अमेरिका भी इसमें कूद पड़ता है, तब ऐसी स्थिति में भारत के लिए संतुलन साधना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत पर अमेरिका और पश्चिमी देश यह साफ करने को कह सकते हैं कि वह किसका पक्षधर है। कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर भारत के लिए यह सवाल बहुत मुश्किल में डालने वाला होगा, क्योंकि भारत को दोनों की जरूरत है। मान लेते हैं कि यह नौबत नहीं भी आती है और अमेरिका रूस पर सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, तब भारत का रूस के साथ व्यापार खटाई में पड़ सकता है। खासकर S-400 सौदा प्रभावित होगा। ग्लोबल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रूस को अलग करने जैसे प्रतिबंध रूस से सैन्य साजो सामान की खरीद में मुश्किलें पैदा करेंगे। आशंका जताई जा रही है कि अगर जंग हुई तो कच्चे तेल की कीमत $115 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। एक बात यह भी कि अगर रूस यूक्रेन के साथ जंग में उलझा तो रूस भारत को हथियारों की सप्लाई रोक सकता है। एक ऐसे समय में जब भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव चल रहा है, तब हथियारों की सप्लाई में रुकावट भारत को कमजोर कर सकती है और हो सकता है कि चीन भारत पर झगड़ा बढ़ाने की कोशिश करे। कुल मिलाकर ये कि रूस यूक्रेन के इस झंझट में भारत कई तरह से फंसता हुआ दिख रहा है, जिसकी कूटनीतिक काट निकालना आसान नहीं रहने वाला। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। हाल ही में मध्य पूर्व के देश यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। सऊदी अरब की अगुवाई वाली इस गठबंधन सेना ने यमन के उत्तरी पश्चिमी शहर सदा और लाल सागर तट से लगे हुए हुदैदा बंदरगाह पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इस हमले में दर्जनों विद्रोहियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। यह एयर स्ट्राइक इतनी दमदार थी कि इससे यमन का इंटरनेट कनेक्शन ही ठप हो गया। पिछले कुछ दिनों से शांत पड़ी इस जंग में तब तेजी देखने को मिली है जब बीते दिनों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में हूती विद्रोहियों के हमलों में इजाफा हुआ। इसी कार्यक्रम के एक एपिसोड में हमने हूती विद्रोहियों की पूरी कहानी आपको बताई थी, उसके पनपने से लेकर उसके जुल्मों की दास्तान और फिर इस समूह के मंसूबों के बारे में भी आपको बताया था। लेकिन आज हम उससे आगे की बात करेंगे। रूस यूक्रेन मामले की तरह ही इस झगड़े की सियासत के बारे में आपको बताएंगे। समझेंगे कि सऊदी अरब इस अंतहीन युद्ध से अपने कदम पीछे क्यों नहीं खींच पा रहा है। जानेंगे कि आखिर यमन में ऐसा क्या है जिसमें सऊदी अरब समेत पश्चिमी देशों की खासी दिलचस्पी है। आज उन्हीं वजहों को टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यमन की बसावट को समझते हैं। मध्य पूर्व का यह मुल्क अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है जो इसके दक्षिणी छोर पर मौजूद है। यह उत्तर में सऊदी अरब और पूर्व में ओमान से अपनी सीमा साझा करता है। बाकी दो दिशाओं में यह पानी से घिरा है। इसके पश्चिम में लाल सागर और दक्षिण में अदन की खाड़ी है। यमन का उत्तरी शहर सना इसकी राजधानी है। यमन की आबादी करीब 3 करोड़ है, जिनमें 70% सुन्नी मुस्लिम हैं, जबकि 30% शिया मुस्लिम। ऐसा कहा जाता है कि यह देश पूरी तरह तेल में डूबा हुआ है, मतलब कि पेट्रोलियम से संपन्न देश है। लेकिन विडंबना देखिए कि इस मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी और भुखमरी की शिकार है। इसकी वजह है कि यह मुल्क करीब 1 दशक से गृहयुद्ध की आग में झुलस रहा है। अब तक लाखों लोग इस आग की चपेट में आ चुके हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। जितने लोग गोली और बमबारी के शिकार हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा भूख और बीमारी से अपना दम तोड़ चुके हैं। अगर आप यमन में चल रही जंग की खबरों को पढ़ते और सुनते होंगे तो मोटे तौर पर एक ही बात समझ में आती होगी कि यमन धार्मिक लड़ाई की आग में जल रहा है। आपको महसूस होगा कि सऊदी अरब और ईरान के बीच अदावत ने ही यमन की आवाम का सुख चैन छीन रखा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बात मध्य पूर्व में धार्मिक लड़ाई की हो और सऊदी अरब और ईरान का जिक्र ना हो,
ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि इस इलाके में दो सबसे बड़े खिलाड़ी यही दोनों मुल्क माने जाते हैं। बात जब जब शिया और सुन्नी के बीच झगड़ों की होती है तब तब यही दो नाम उभर कर सामने आते हैं। लेकिन यमन में लड़ाई सऊदी और ईरान के बीच है, यह आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई कुछ और है। आपको आगे की बात बताएं उससे पहले आप ये जान लीजिए कि यमन की लड़ाई में दो पक्ष हैं, एक हूती विद्रोही समूह है और दूसरा सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत करीब 8 देश हैं। सऊदी अरब के सबसे बड़े दोस्त अमेरिका में जो बाइडेन ने पिछले ही साल जब कुर्सी संभाली तब उन्होंने इस लड़ाई से खुद को अलग करने का ऐलान किया। बावजूद इसके सऊदी अरब यमन में पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों। यह समझने के लिए एक बार आप यमन के नक्शे पर गौर कीजिए। यमन उत्तरी हिस्से में सऊदी अरब से करीब 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दोनों ही मुल्कों की सरहद वाले कुछ प्रांतों पर नजर डालेंगे, जैसे कि नजरान, असर और जिजान, जो अभी सऊदी अरब के कब्जे में है। ये इलाके अभी सऊदी के पास हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये पहले यमन का हिस्सा थे या उसमें मिलने वाले थे। लेकिन 1934 में सऊदी अरब और यमन रिपब्लिक के बीच युद्ध हुआ और तब सऊदी ने इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसलिए सच ये है कि मौजूदा लड़ाई असल में सऊदी अरब और यमन के लोगों के बीच में है। दशकों से सऊदी अरब उन पर दबदबा बनाना चाहता है और उन पर अपना नियंत्रण करना चाहता है। मौजूदा हालात यमन पर नियंत्रण करने की ही कोशिश है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यमन में तेल का अकूत भंडार है, जिन पर कब्जा कर सऊदी तेल के मामले में और भी बड़ी शक्ति बन सकता है। अब आप पूछेंगे कि सऊदी अरब का तो समझ में भी आता है, अमेरिका इस लड़ाई में सऊदी का साथ क्यों देता रहा। यमन की जंग में अगर अमेरिका सऊदी अरब का साथ देता रहा है तो इसकी एक वजह अमेरिका की ईरान से अदावत है। चूंकि हूती विद्रोही शिया संप्रदाय को मानने वाले हैं, इसलिए माना जाता है कि शिया बहुल देश ईरान हूती विद्रोहियों को हथियार और आर्थिक मदद पहुंचाता है। यह अलग बात है कि अब तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। हालांकि यह वजह सबसे बड़ी नहीं है जिससे अमेरिका ने सऊदी का साथ दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह यमन की भौगोलिक स्थिति है, जिसे समझने के लिए आपको फिर से नक्शे की ओर रुख करना होगा। दरअसल पूर्वी अफ्रीका या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कुछ देश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण रणनीतिक और सामरिक लिहाज से बेहद अहम है, जैसे सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान। ये सभी देश लाल सागर या अदन की खाड़ी से घिरे हैं। सोमालिया में सालों से अमेरिकी सैनिक अल शबाब से लड़ते रहे हैं। अमेरिका की मंशा थी कि वहां सैन्य ठिकाने बनाए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसलिए अमेरिका यमन को विकल्प के तौर पर देखता है। इसकी वजह है कि यमन और सोमालिया की भौगोलिक स्थिति तकरीबन एक जैसी है। दूसरी वजह, यमन लाल सागर और हिंद महासागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाले जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट पर मौजूद है। यह इलाका सामरिक लिहाज से तो अहम है ही, दुनिया के 2/3 तेल के जहाज यहीं से गुजरते हैं। एशिया से यूरोप और अमेरिका जाने वाले जहाज भी यहीं से जाते हैं। यमन के दक्षिणी हिस्से के ठीक नीचे बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, जो एशिया को अफ्रीका से जोड़ता है और आगे जाकर स्वेज नहर के जरिए भूमध्य सागर से जोड़ता है। मतलब कि अंतिम तौर पर एशिया, यूरोप और अमेरिका से इसी रास्ते से जुड़ता है। यह सबसे व्यस्त रूट में से एक है। व्यापार और शिपिंग के लिए यह इलाका बेहद अहम है। फिर यमन में बेशुमार तेल भी है और इससे मल्टीनेशनल कंपनियों के हित भी जुड़े हैं। यही कारण है कि इस इलाके में अमेरिका सहित कई यूरोपीय देश दिलचस्पी ले रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस जंग का खात्मा कब होता है और इसमें अपना फायदा देख रहे मुल्कों के मंसूबे पूरे होते हैं या फिर नहीं। चलिए अब आज की आखिरी खबर। इस आखिरी खबर में हम आपको ये तो बताएंगे कि खबर क्या है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि यह खबर जिस देश से जुड़ी है उसकी कहानी को आप जानें। यह समझें कि आखिर वह देश तरक्की की बजाय पतन की ओर क्यों जा रहा है। यह कहानी एक ऐसे मुल्क की है जिसकी बदौलत उसकी खुशहाली नहीं बल्कि उसकी आफत की वजह बन गई। यह कहानी एक ऐसे मुल्क के बारे में है जो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में धनी है, लेकिन हकीकत में तंगहाल है, बदहाल है, लाचार है। एक ऐसा मुल्क जिसके संसाधनों से उसे कुछ खास फायदा हासिल नहीं हो रहा, लेकिन उसकी बुनियाद पर दुनिया के विकसित देशों में तकनीकी क्रांति हो रही है। यह बदनसीब मुल्क कोई और नहीं बल्कि मध्य अफ्रीका का देश
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। वही कॉन्गो जहां हर तरह के खनिज मौजूद हैं, फिर भी यह संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में गरीब देशों में शामिल है। आज कॉन्गो की चर्चा करने की वजह है कि विद्रोहियों द्वारा किए गए एक हमले में सेना के 29 जवानों की यहां मौत हो गई। यह हमला कॉन्गो के उत्तरी किवू प्रांत में किया गया। दावा किया जा रहा है कि M23 नाम के एक विद्रोही समूह ने इस हमले को अंजाम दिया। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ पूर्वी कॉन्गो रिपब्लिक में 120 से ज्यादा विद्रोही गुट हैं। M23 उन्हीं में से एक है। यह हमला कोई नया नहीं है, बल्कि आए दिन कॉन्गो में ऐसा देखने और सुनने को मिलता है। आज हम इसी पहलू पर बात करेंगे। अफ्रीका का यह देश अफ्रीका के मध्य में जरूर मौजूद है, लेकिन इसका पश्चिमी सिरा दक्षिणी अटलांटिक महासागर को भी छूता है। इसके उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिणी सूडान है। पूर्व में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया है। दक्षिण पूर्व में इसकी सीमा जाम्बिया से लगती है और दक्षिण पश्चिम में अंगोला से। पश्चिम में यह रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से अपनी सीमा साझा करता है। कुल मिलाकर यह 9 देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसकी राजधानी किंशासा है, जो पश्चिम में स्थित है। यह मुल्क कुदरती खजानों से जिस कदर लैस है, उससे इसका शुमार दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में होना चाहिए था, लेकिन उपनिवेशवाद, गुलामी, गृह युद्ध और भ्रष्टाचार ने इसे दुनिया के सबसे गरीब देशों की कतार में ला खड़ा किया। ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी के आखिर में पुर्तगाली व्यापारी कॉन्गो पहुंचे थे। तब उन्हें लगा कि उन्हें एक ऐसी जमीन मिली है जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। प्राकृतिक संसाधनों से लैस इस देश के लोग पुर्तगालियों को खूब पसंद आए। उन्होंने कॉन्गो को लंबे, तगड़े, मजबूत और बीमारियों को मात देने वाले गुलामों के बड़े खजाने के तौर पर देखा। पुर्तगालियों ने स्थानीय तौर पर मौजूद ऐसी सभी राजनीतिक ताकतों को खत्म कर दिया जो उनके व्यापार और गुलामों के कारोबार में रुकावट बन सकती थी। फिर 1870 के आसपास बेल्जियम के लोग कॉन्गो पहुंचे। इस दौरान पश्चिम दुनिया में साइकिल और मोटर गाड़ियां आम जिंदगी का हिस्सा बन रही थी। इसके लिए रबर के टायरों की भारी मांग अपनी बुलंदियों पर थी और कॉन्गो में बड़ी मात्रा में रबर पाई जाती थी। बेल्जियम ने इसका खूब फायदा उठाया। हालांकि 1960 में कॉन्गो को बेल्जियम से आज़ादी मिल गई, लेकिन उसे सुकून फिर भी नहीं मिला। एक तरफ 1960 में आज़ादी मिली तो दूसरी तरफ कॉन्गो में सिविल वॉर छिड़ गया। यह लड़ाई जातीय मतभेदों का नतीजा थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए। मगर मौजूदा वक्त में इसका प्राकृतिक खजाना इसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। कॉन्गो के पूर्वी इलाके में भरपूर खनिज संसाधन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देश सोने, चांदी, कोल्टान, टीन, तांबा का खूब निर्यात करता है। यहाँ टिन का खूब खनन होता है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन और कंप्यूटर बनाने में होता है। मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाला कोल्टान भी यहाँ काफी मात्रा में मिलता है। लेकिन कॉन्गो में इस तरह की कई खानों पर स्थानीय सैन्य संगठनों का कब्जा है और खनन का काम ज्यादातर अवैध रूप से हो रहा है। इन संसाधनों पर कब्जा करने के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर लड़ाइयां छिड़ी हैं। 100 से ज्यादा हथियारबंद विद्रोही गुट यहाँ पनप चुके हैं। संसाधनों पर कब्जा करना ही इन हथियारबंद गिरोहों का मकसद है। 1997 से 2003 तक कॉन्गो में गृह युद्ध चला। इस दौरान प्रथम और द्वितीय कॉन्गो वार लड़े गए। इस युद्ध में 9 दूसरे अफ्रीकी देशों ने भी हिस्सा लिया। पहले तो जातीय और भाषाई आधारों पर हिंसा हुई। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की होड़ ने इस लड़ाई को और भी बर्बर बना दिया। युद्ध विराम के बावजूद देश में अलग अलग विद्रोही गुटों और सरकार के बीच लड़ाई जारी है। प्राकृतिक संसाधनों की खुदाई के लिए बच्चों का इस्तेमाल यहाँ बहुत आम बात है। उससे हुई कमाई यहाँ के विद्रोही गुट डकार जाते हैं। इन संसाधनों से अरबों डॉलर की कमाई की गई है, लेकिन उसका फायदा आम लोगों को नहीं मिला। इसका फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो वे कॉन्गो के कुछ अभिजात वर्ग और उनके विदेशी समर्थक हैं, जो दशकों से इस देश की बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं। यह मुल्क लगातार गर्त में इसलिए भी जा रहा है क्योंकि विदेशी ताकतें इस मुल्क को सिर्फ लूटने में लगी हैं। यहाँ के विद्रोही गुटों से इन विदेशी ताकतों की साठगांठ है। इन गुटों की मदद से ये ताकतें लगातार यहाँ के कुदरती खजाने को लूट रही हैं और अपने देश को तरक्की की राह पर ले जा रही हैं। वहीं जो कॉन्गो विकसित देशों की तरक्की की वजह बना है, वह खुद पूरी तरह से ठप हो चुका है। मुख्य शहरों को जोड़ने के लिए सड़कें नहीं हैं। स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ धर्मार्थ संस्थाओं के सहारे चल रही हैं। पहले पुर्तगालियों और बेल्जियंस ने इस देश को लूटा। उसके बाद वहां की सरकारों ने देश में सेना, न्यायपालिका और शैक्षणिक तंत्र को मजबूत ही नहीं होने दिया ताकि वे अपनी मनमानी करते रहें
और जमीन के नीचे दबे प्राकृतिक खजाने को लूटने में उन्हें कोई परेशानी न हो। कुल मिलाकर ये कि गृहयुद्ध और भ्रष्टाचार के कारण यह देश बर्बादी की राह पर है और दुनिया के जिम्मेदार देशों ने इस मुल्क को भुला दिया है। आइए अब देखते हैं आज के एपिसोड पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, आर्थिक प्रतिबंध से आप क्या समझते हैं? रूस यूक्रेन जंग के संदर्भ में बताइए कि यह भारत को किस किस स्तर पर प्रभावित करेगा। यमन में सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना द्वारा लंबी जंग लड़ने के क्या निहितार्थ हैं? यमन की भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में बताइए कि यह देश अहम क्यों है। और प्राकृतिक संसाधनों से लैस होने के बावजूद कांगो गरीबी और भुखमरी का सामना क्यों कर रहा है, विवेचना कीजिए। तो फिलहाल दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में नए मुद्दों के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।